Hi guys, welcome back to the Bematlab show. This is the eighth episode, volume 8 of the Bematlab show. And इसमें आज एक बहुत 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 स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे पास, who's a brilliant artist जिनकी रीलें देख देख कर उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, जिनकी रीलें उनके गानों की वजह से फेमस हैं, उनकी आवाज़ की वजह से भी फेमस है। उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है एंड आई एम श्योर ना कि सिर्फ मुझे, वो आप सबको इंस्पायर करेगी। सो कम लेट्स एंजॉय। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बेमतलब शो। एंड टुडे आई मीन, जैसा कि आपको पता है, ये वो शो है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं हु एक्चुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, एंड उन लोगों से बातें करते हैं जो कि या तो कर चुके हैं या तो एक जर्नी में है एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की सोसाइटी में। वैसे ही एक ऐसे इंसान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जिन्होंने म्यूजिक को 2 डिकेड से भी ज्यादा का टाइम दिया हुआ है। ही इज एन अमेजिंग म्यूजिशियन, ही इज एन अमेजिंग वोकलिस्ट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वेरी सोलफुल वॉइस। इस इंसान की एक बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत आवाज है। एंड नॉट जस्ट दैट, इन्होंने ही इज ट्राइंग टू मेक, ही इज ट्राइंग टू इंस्पायर मेनी अदर म्यूजिशियंस बिहाइंड हिम। लेकिन ये गोरखपुर के शहर से एक बहुत बहुत मतलब आई वोंट से छोटा शहर, लेकिन गोरखपुर जैसे शहर से देन ही मेड हिज जर्नी टू मुंबई। देन ही इज बीन द डिसाइपल ऑफ श्री सुरेश वाडरेकर साहब। और ये सारी चीजों के बाद ही मेड अ प्लेस इन दैट सपनों की दुनिया में इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। आकाश दुबे। तो भाई, आई वुड से कि पहले तो आप, आई मीन, वेलकम टू द शो। Thank you so much. दिस ट्रूली इज एन ऑनर फॉर अस, एंड स्पेशली मेरे लिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है बिकॉज आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड टू हैव माय ओन प्रोडक्शन, मैंने जब ये सोचा तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दैट इन गोरखपुर, ये मेरा शहर है। एंड वहां से फिर आई मीन हैविंग समबडी who's reached to a level in the industry and made his name, and such a beautiful name, buddy. So really congratulations, and the entire city of Gorakhpur is really proud of you. हम बहुत खुश हैं कि हमारा कोई एक हमारा अपना वहां पर है और एक बहुत बड़ा नाम बनाने की एक जर्नी है। वी आर वेरी श्योर वो एक बहुत बड़ा नाम बनेगा। सो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, आई वुड आस्क यू दैट कैसे ये सब शुरू हुआ? हाउ वाज दिस? आई मीन, एक हम हमेशा ये मानते हैं कि एक कलाकार बचपन से ही पैदा होता है अपनी कला के साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप व्हेन डिड यू रियलाइज इट दैट आपको म्यूजिक इज योर लव, यू वांट टू गिव योर टाइम टू म्यूजिक, आप रियाज करना चाहते हैं, आप म्यूजिक को सीखना चाहते हैं, आप डिस्कवर करना चाहते हैं, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। पहले थैंक यू सो मच इतना फुल इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, वी ट्रूली आर ऑनर्ड टू हैव मैं एक्चुअली मेरे पापा का वो था, सपना था, तो वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं यू। और मेरे फादर सीआईएसएफ में हैं और इस साल उनका रिटायरमेंट है। तो वो ना वो खुद सिंगर बनना चाहते थे, बट वो नहीं बन पाए किसी चीज की वजह से। तो उनका सपना था कि मैं बनूं, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इसमें। अच्छा अच्छा। बचपन में सबका पहला प्यार क्रिकेट होता है, 100%। तो मेरे को क्रिकेट अच्छा खेलता था। ओके। एंड वो तो एक बच्चों, मतलब आई बिलीव एवरी इंडियन बॉय एट अ पॉइंट तो उसने ये सोचा ही होता है, उसने ये सपना क्रिकेटर देखा बनना ही है। होता है कि क्रिकेटर बनना है। और गाने का था कि गाना ना था मेरे अंदर कि मैं बोलना। मेरा जो बड़े भैया है वो अच्छा तबला बजाते हैं। ओके। मेरी जो दीदी है, बड़ी दीदी, वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत प्यारी आवाज है दीदी की। फिर तो हमारे अंदर वो था मेरी फैमिली में, बट उसको एज अ करियर मेरे पापा ने सोचा कि उसको आगे लेके जाते हैं। तो मेरा पहला अपना शो, स्टेज शो, ओके। फर्स्ट क्लास में किया था। मैं पहली फर्स्ट क्लास में था। उसकी वीडियोस आज भी मेरे पास है। तो वहां से शुरू हुई जर्नी। मैं तब भी उतना सीरियस था नहीं, मतलब कि ठीक है, वो पापा मारते थे कि तो रियाज करने बैठ। पापा जबरदस्ती साम दाम दंड भेद हर तरीका वो अपनाते थे, क्योंकि पैरामिलिट्री वाले से वाले तो थोड़ा होता है ना उनके अंदर, मिलिट्री वालों के अंदर। तो मार के प्यार से कि तू आधे घंटे रियाज कर तो ये मिलेगा। और फिर मेरी मम्मी
वो डायरेक्टर है हमारे घर की। ओके वो गाती नहीं है, लेकिन उनका कान बहुत तैयार है। ओके बहुत उनका तैयार कान है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है तो तुरंत टोकती है मुझे आज भी कि सही नहीं होता। वो मेरे को याद है उस टाइम प्ले PS2 ओके आता था, प्ले स्टेशन। जी जी तो हम लोग आधे घंटे का रेंट 10 रुपए या 5 रुपए की खेल रहे जी थे। जी तो मेरी मम्मी बोलती थी तू एक गाना तैयार करेगा तेरे को 10 रुपए दूंगी, तो प्ले स्टेशन खेल के आना। अरे वाह। तो मैं उस चक्कर में फिर गाने तैयार करता था। So, but आप ये देखिए that how well that worked. I mean, मतलब आपके मतलब कितना ज्यादा कि मतलब आपके your father was so strict about रियाज और क्या कहते हैं आपकी मदर मतलब you know how well that was कि आपका मोटिवेशन कुछ और था, how innocent that mind would have been कि आपका मोटिवेशन कुछ और था कि मुझे PS2 खेलने का मौका मिलेगा हाँ, तो मैं मेरे को रियाज करना गाने तैयार करता था जी। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको क्या है, जब इंसान को जब तारीफें मिलना शुरू होती है ना, तो उसके बाद में थोड़ा और सीरियस हो जाता है कि तो माशाल्लाह आपकी आवाज तो गई नहीं उस टाइम तो नहीं I'm sure I mean that has grown with age but I'm sure आप हमेशा से अच्छा तो लोगों को बहुत गुरु मिले, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा। और इस जर्नी में मतलब मैंने तो मेहनत करी है, मेरे से ज्यादा मेरे ऊपर लोगों ने मेहनत करी है। तो जितना कुछ भी कर रहा हूँ वो सब बस भगवान का, हनुमान जी का आशीर्वाद से मिला है। सही बिल्कुल 100%. So भाई that leads me to a place where जब how did you step out of गोरखपुर? अगर आपने स्टेप किया तो आप सीखने के लिए निकले या क्या रहा कि मतलब बिकॉज इट इज रियली टफ फॉर मतलब यू नो एक पेरेंट के लिए भी या एक इंडिविजुअल के लिए भी कि मैं पढ़ाई करने बाहर जा रहा हूँ या मैं किसी चीज की तैयारी करने बाहर जा रहा हूँ सो हाउ डिड यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस कि मैं रियाज करूंगा या मैं अपने म्यूजिक को एनहांस करने एंड वेयर डिड यू गो आप सीधा मुंबई एक्चुअली मेरे फादर से सब में तो हमारा हर जगह ट्रांसफर होते रहता था। ओके तो आई एम फ्रॉम गोरखपुर, पैसन कभी रहा नहीं अच्छा यहाँ पे। मतलब मैं हमेशा आते जाता था छुट्टियों में। जी तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है मुंबई जाने का भी। अच्छा एक अरिजीत सिंह का शो हो रहा था ओके लखनऊ में, लखनऊ महोत्सव ओके ओके 2011 या 12 में। अच्छा तो उस टाइम मैं रहता था ऊंचाहार में, NTPC ऊंचाहार रायबरेली के पास। जी तो एक हमारे भैया थे दिवाकर भैया, उन्होंने बोला कि यार एक अरिजीत सिंह का शो है, चलना है क्या? मैंने कहा हाँ यार चलना तो है। तो अरिजीत सिंह मतलब उनका तब मन मस्त मगन तुम ही हो, उस टाइम नया नया पीक चल रहा था उस टाइम एग्जैक्टली की पागल कर दिया कि दुनिया अरिजीत सिंह आ गए, मुस्कुराने की वजह तुम, ये सब गाने आ रखे थे। तो मेरे आई गेस प्री बोर्ड्स चल रहे थे उस टाइम। 12th या 11th, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, 11th क्लास में था, 11th या 12th में मेरे प्री बोर्ड एग्जाम चलते। मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज जाने दीजिए। तो मम्मी ने कहा, क्योंकि अकेला जाने वाला था और वहां से 120-30 किलोमीटर दूर था वो जगह जहाँ पर अरिजीत सिंह का शो आता। तो मेरा हाथ में गया भैया के साथ, वो मुझे घर पे रुका। अगले दिन मैं वेन्यू पे पहुंचा। ओके भाई साहब 6 लाख लोग शो देखने आए थे। बाप तो आप सोचो कि 6 लाख लोग अगर आए होंगे तो क्या वहाँ की स्थिति रही होगी, सही बात क्या सिचुएशन रहा होगा। मैं जब पहुंचा पीछे पूरी चेयर टूटी पड़ी हुई है और ऐसा लाठीचार्ज। ओ भाई मतलब क्या क्या VIP क्या VVIP, उस दिन कुछ नहीं, पुलिस वाले परेशान हो चुके थे। तो मैंने कैसे तैसे उसके एक स्पॉट ढूंढा कहीं से कि जहां से मैं अरिजीत सिंह को देख सकूं, इतना सा झलक मिल जाए वो। मैं खड़े हो गया, उनकी एंट्री हुई, मतलब लाइक कि मैं रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं देखा तो लाठीचार्ज हो रही है। ठीक है चलो कोई बात नहीं देख लेंगे अरिजीत सिंह है अच्छा मैं VVIP गेट पे बगल में खड़ा था, मेरे को लगा नहीं था कि VVIP गेट में लाठीचार्ज होगी। यहाँ पे लोग नॉर्मल खड़े थे। भाई 10 मिनट बाद ऐसी लाठीचार्ज हुई कि मुझे भी 2 लाठियां पड़ी। अरे बाप और मैं उस समय 11th क्लास में था। अब सोचो हाँ बच्चे एक बच्चे के लिए उसको लाठी पड़ना, तो यार ठंडी में बहुत सच वो दर्द मेरे को आज भी याद है। जी जी वो सिंथेटिक की लाठी था ना, वो हाँ, व्हाइट वाली, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट समझ लगती है वो। तो वो मेरे को लगी और मेरे को ना मन में गुस्सा सा है कि यार ऐसा क्या है कि हालांकि ही मतलब उनके आसपास भी लाइक अरिजीत सिंह 100% बट मुझे लगा ऐसा क्या कि यार वो बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता। मैंने घर फोन किया कि मैं अब घर तभी जाऊंगा जब तक आप ट्रांसफर लेके नहीं आओगे। तो मैं 4 दिन घर नहीं गया, मैं वहीं रुका रहा लखनऊ में। फिर मेरे पापा गए दिल्ली, वहां से वो ट्रांसफर लेके आए। हालांकि घर जाने के बाद भी थप्पड़ पड़े मुझे कि तू घर क्यों नहीं आया। फिर वहां से मैं मुंबई पहुंचा।
मुंबई पहुंचते पहले से मैंने बहुत लोगों से सुना, मेरे गुरु थे उरुस खान साहब, उनसे सीखा। फिर प्रीति आंटी, उन्होंने वो पूरा क्लासिकल सिखाया। मतलब उससे पहले भी मैं, मतलब हालांकि उतना सीखने को नहीं मिला जी क्योंकि बहुत छोटा सा टाउनशिप था, जी वो कस्बा टाइप का था। तो बट जिससे भी थोड़ा बहुत सुना, अच्छा आप सपोज आपने कुछ बताया जी तो मैं उसको रियाज कर रहा हूँ। मैं रियाज तब से ही करता था, बहुत पहले से। बट जहां भी कुछ सुन सुन लिया, अच्छा रियाज में ये करते हैं, अच्छा तो चलो ये ट्राई करके देखता हूँ। तो ट्राई टेस्ट ट्राई ट्राई टेस्ट ट्राई टेस्ट टेस्ट वो मैं करते रहता था। फिर उसके बाद मैं जब मुंबई आया तो मेरा सपना था कि मुझे मेरे गुरु श्री सुरेश वाडकर जी से, वाह उनसे जी सीखने को मिले। तो मतलब मेरे गुरु जी हैं वो, मतलब मेरा मेरे मेरे पास मतलब उनके नाम लेना मुझे नहीं लेना चाहिए, बट हालांकि गुरु जी बोलूंगा तो आप समझ जाएगा कि जी मैं किसकी बात कर रहा जी हूँ। जी तो फिर मैं गुरु जी के पास गया। उससे पहले भी एक किस्सा था, मैं मुंबई गया था, एक एक सब टीवी पे शो आता था अंताक्षरी, अच्छा ओके सब टीवी अंताक्षरी। ओके तो मैं उससे पहले ना जो आजीवन जो एकेडमी का नाम आजीवन है गुरु जी के, अच्छा हाँ तो लिखा था बड़े गुरु जी का नाम लिखा था, फिर हम्म आजीवन म्यूजिक एकेडमी। तो मैं गेट से वापस लौट आया, मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। और इतना मिथ था, इतना लोगों ने बातें बता रखी थी कि यार ये ऐसे सिखाते हैं, ये गंडा बांधते हैं, ये सबको नहीं सिखाते, ये फीस है वो फीस है वो है। जी तो फिर मैं मुंबई आया, वाया वाया अब मेरे एक बड़े भैया भैया, रवि त्रिपाठी भैया, उनको बोला कि भैया मुझे सीखना है। तो वो उनके बहुत क्लोज शिष्यों में से एक है, रवि भैया। तो वो मुझे गुरु जी के पास लेके गए। मैंने गुरु जी को पहली बार देखा, तो वो फोन पे आशा जी से बात कर रहे थे, अरे आशा भोसले जी से बात कर रहे थे, और बगल में जयसिंह शर्मा बैठे हुए थे। वाह, अच्छा और भाई मतलब मेरे लिए तो ये एक ऐसा बच्चा जो एक छोटे से कस्बे से निकल के आया, सही और जिसे तो मुंबई की सड़कें भी पार करने नहीं आती, जो लखनऊ की सड़कें नहीं पार कर सड़कें सकता पार था, नहीं कर सकते जो मुंबई ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहा है, बसों में नहीं चढ़ पा रहा है, वो ऐसी जगह खड़ा है, और जाते ही उसको क्या मिल रहा है, गुरुजी मिल रहे हैं, वाह, आशा जी की आवाज सुनने को मिल रही है, बहुत उनकी बातें हो रही है, जयसिंह शर्मा बैठे, सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बैठे हैं। मेरा मम्मी क्या है, डरते डरते, तो गुरुजी पूछे क्या नाम है तेरा? मैंने गुरुजी आकाश दुबे। चल सुना कुछ। तो सुना है मैंने कि उस टाइम तो आवाज मतलब हिलती थी, वाइब्रेशन होते थे, सुर हिलते थे, तो मैंने आज भी यही है ऐसा ही है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है अच्छा गाता है, मेहनत की जरूरत है, कल से क्लास आ जा। ओ भाई, अब मेरा पहला दिन क्लास में घुसा हूँ मैं, गुरुजी, और मैं सोचा कि उनको लेट नहीं होना है, तो मैं घुस गया, और मैं थोड़ा लेट हो गया उस दिन क्योंकि अच्छा पहली बिल्कुल हाँ पहला दिन है, मेरे को पता नहीं है कैसे कहाँ जाना है, और अकेला जा रहा हूँ। और ऊपर से बॉम्बे का बॉम्बे का ट्रैफिक ट्रैफिक, और बॉम्बे मतलब मुंबई में क्या है ना कि आप, अगर आपको आप बस में चढ़ने की आदत नहीं है, आप नहीं चढ़ पाओगे। सही बात आपको रोड क्रॉस करने की आदत है, ट्रू आप नहीं कर ट्रू पाओगे। ट्रू ये ऐसा वहाँ पे सीन होता है। तो वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और भाई साहब मैं घुसता हूँ तो गुरु जी पूछते हैं, वो भूल गए थे एक्चुअली अच्छा कि गुरु जी कहता हाँ हाँ, आजा बैठ बैठ बैठ। तो बैठे। तो कितने लोगों की क्लास थी वो एक क्लास में उस टाइम 15-20 बच्चे होते थे, बड़ी 3-4 घंटे क्लास चलती थी। ये कब की बात 2015 3 सितंबर। टू ओह वाओ यू रिमेंबर द डेट मैं 24 जुलाई को मुंबई आया था, ओके 2015 24 जुलाई को मुंबई आया था। 3 सितंबर को मैंने गुरु जी की क्लास क्लास ज्वाइन करी थी। वाह तो फिर वही चलते गया। अच्छा एक चीज क्या होता था ना, मतलब गुरु जी मुझे हमेशा नोटिस करते थे, देखते ऐसे देखते थे, बट मेरा कभी नाम नहीं लेते। जैसे क्या हुआ, जैसे आप हो, चले सक्षम तो होगा, कोई आ गया, सपोज कोई तिवारी, कल चले तिवारी तू सा लगा, तो मेरे को 6-7 महीने हो गए, बट मेरा कभी वो मेरा नाम ही नहीं लेते थे, ना आकाश ना दुबे, या मेरे बाद जो आए गुरु जी उनका नाम ले रहे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे। तो मेरे को दिल में बड़ा वो होता था यार, गुरु जी सबका नाम लेते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं लेते, क्या मैं अच्छा नहीं गाता हूँ? तो मैं उस चक्कर में ना उनके पास, मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, मैं अच्छा गाऊँ, मैं सुबह 4 बजे उठता था, सुबह 4 से 8 रियाज करता था, रेडी होके 8:30 बजे क्लास जाता था, 9:30 से 12:30-1 बजे तक वहां पे रियाज होता था, फिर वापस आता था, खाना खाता था, सुबह तो फिर शाम को 6 से 10 बजे तक मैं रियाज करता था। क्या बात है ये सिर्फ चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। एक दिन सौभाग्य देखिए, मैं गुरु जी के यहाँ पे हर गणपति पे वो होता था, एक भजन संध्या होती थी जो उनके विसर्जन से एक दिन पहले। अच्छा तो हम सब बैठे हुए हैं, सब राहुल वैद्य, अच्छा सब अच्छे अच्छे, अमेर अमेर भैया, अमेर दाती भैया, सब लोग आए, उनके जितने भी शिष्य हैं, और सब अच्छे, महफिल लगी हुई है, एक बेल बजती है। अच्छा तो मैं
हालांकि सबसे पीछे मैं बैठा था, तो गुरुजी बोले, "जा दरवाजा खोल।" तो मैं दरवाजा खोला, सामने सोनू निगम। ओहो। ओ भाई! उफ। और सोनू जी कहीं से शूट से आ रहे थे, तो मेकअप वेकअप जी। वो ऐसे 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 जब पैर टैप कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ऐसे, और मैं 2 घंटे से शांत हो गया ऐसे कि ये क्या, ये सच है कि जिनको हमने गानों सुने से टीवी सही में देखा, बात, क्या ये सच सही है? बात। और एकदम सुंदर से एकदम खिल रहा था वो चेहरा उनका, हंसी उनकी। 100%। ऐसे कह रहे हैं, मैं अंदर जाऊं, मैं अंदर जाऊं। मैंने कहा, प्लीज प्लीज आइए। तो मैंने उनको पैर छुआ, कह रहे खुश रहो खुश रहो। लगी बाप रे भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में? क्या क्या चाहिए वो। फिर वो बैठे सामने, फिर रियाज व्याज रियाज किया उन्होंने हमारे साथ। और फिर उस दिन गुरुजी ने मुझे सुना। उसके अगले 2-3 दिन बाद गुरुजी ने बोला कि आकाश चल साल लगा। अरे वो साल तो खुश हो गया भाई, पीछे देखा मैंने। मैं तुरंत लगाता हूँ अभी 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 कर। मैंने कहा आज मेरा नाम ले लिया, अरे वाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो उस दिन मैंने साल लगाया। फिर उस दिन उन्होंने मुझे शो के लिए पूछा। जो हमारी दीदी है पद्मा, गुरुजी की जो वाइफ है पद्मा दीदी, तो पद्मा दीदी ने मुझे रिकमेंड किया कि आप इसको लेके जाओ, ये लड़का बहुत अच्छा गाता है। तब उनसे मैंने फर्स्ट टाइम वो शो किया गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में। तो बस ऐसे शुरू हो गया, सीखते गया, चीजें चलती गई, बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सिर्फ गाने ही नहीं, उनके गाने के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, असल क्या जिंदगी में वो आपके गुरु क्या हैं। ऑफ कोर्स क्या तमीज होनी चाहिए आपको। एक बार उन्होंने मुझे भरे समाज में डांट दिया था। एक कहीं प्राइवेट पार्टी हो रही थी, वहां मैं भी था, तो वहां धर्मेंद्र जी सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं गुरु जी के लिए, मेरे को लगा कि शायद उनको प्यास लग रही होगी, तो उनका गाना जब खत्म हुआ और मैं उठा उनके लिए पानी लेके आने के लिए, तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहा है? सबके सब लोग एकदम आगे एकदम बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहा है? गुरु जी बोले, जब गुरु गाते तो खड़े खड़े नहीं होते। और सब पीछे, आप सोचो आपको पूरा लाइट लोग, इंडस्ट्री के लोग, सब लोग बैठे, आप तरफ से पीछे देखें और आप क्या भगवान क्या कर दिया मैंने। और मैं तो उनके पानी लेता हूँ। ये सब चीजें उन्होंने सिखाई। कोई गा रहा है तो उठो मत, कोई गा रहा है तो बात मत करो, तमीज क्या होनी चाहिए, आपको किस लहजे में बात करनी है, किस लहजे में स्टेज पर खड़े होना है, बैठना है। तो सब है उनका ये इतनी सारी इतने बड़े बड़े दिग्गजों का आपने नाम लिया है ना इस जर्नी में कि मतलब I tell you guys, this is a very special one. This is a very special episode for me and thank you so much, Brian. मैं बार बार आपको ये बोलता रहूंगा because ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। This is somewhere relating to mine जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था और वो सब चीजें याद आ रही है। But भाई, I would say, अच्छा, that brings me to another question that गोरखपुर से आप हैं, फिर you've been around the country because आपके father was in the forces, तो वो सारी चीजों के दिमाग में रखते हुए भाई, how was it that आप how was the Indian Idol journey या सारेगामा तक की journey, because it is a very niche industry. लोग बोलते हैं कि आपको वहां पहुंचने के लिए और टिकने के लिए या तो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, जो कि आपने दिखाई, आपने सीखा, आपने परिश्रम किया, आपने रियाज किया, लेकिन हाउ वाज इट कि आप वहां पर पहुंचे और वहां पर आपने अपना बनाया एक, क्योंकि मेजरली वहां पे भाई रियलिटी शोज में एक ये भी बात होती है कि लोग कहते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है, वहां पे चीजें प्लान्ड होती हैं, वहां पे जाना बहुत मुश्किल होता है। क्या लगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हम्म, स्क्रिप्टेड तो मैं नहीं कहूंगा। जी। चीजें मतलब वो चीजों को ना मॉडिफाई कर देते हैं। सपोज मेरी कोई स्टोरी है, उसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। और ये जितने में मिथ है ना, मैं जो भी देख रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। जितने लोग भी बोलते हैं कि रियलिटी शो में पैसे मांगते हैं, भाई सब कुछ नहीं होता। मैं बहुत साल से ट्राई कर रहा हूँ। मैं आज से ऑडिशन नहीं दे रहा हूँ सक्षम भाई, मैं 2014 से ऑडिशन दे रहा हूँ, 15 से 2014 से ऑडिशन दे रहा हूँ। मेरा पहली बार आइडल में आया मैं 2014 भी नहीं, 2006 से, 2006-7 से मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। 2020 में जाके मैं आइडल में आया हूँ। इतने साल की जर्नी में मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे से किसी ने पैसे मांगे हो कि आप रियलिटी शो के लिए। मेरे को लोकल ऑडिशंस का नहीं पता, बट मैं रियलिटी शो की बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे से पैसे मांग रहे थे इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये पहले तो आप फितूर छोड़ देना कि कोई आपसे पैसे मांग, तो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। सब एक अंदर वर्क डिजाइन करते हैं कि शो कैसा चल। भाई देखिए ऑफकोर्स उन्हें भी शो चलाना है। अभी एक बहुत जेन्युइन सी बात बताता हूँ।
आज का टाइम ऐसा है कि कोई किसी को गाने से याद नहीं रखता। सही। अभी एक लड़का था, अभी आपको, जो आइडल में बूट पॉलिश करता था, लोग उसको उससे जानते हैं, उसका नाम सनी हिंदुस्तानी सनी है। हिंदुस्तानी लोग उससे नहीं जानते, लोग जानते हैं वो लड़का बूट पॉलिश करने वाला लड़का है। तो आप खुद तो उसको गाने से नहीं जान रहे हो, ट्रू। आप तो उसी स्टोरी से जान रहे हो ना। सही बात। तो रियलिटी शो में यही होता है कि आप कुछ नहीं करते, आपकी स्टोरी है, उसको थोड़ा इनहांस कर दिया, ब्यूटीफाई कर प्रेजेंट कर दिया बस। जी। और बाकी हंसी मजाक इमोशंस आजकल कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो भी स्क्रिप्टेड तो नहीं होता, कभी कभी किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल होता है। ट्रू। आपका अगर आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा, तकदीर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपका दिन होना चाहिए उस दिन। सही बात है। कितने अच्छे सिंगर, आपने पूरे साल अच्छा रियाज किया है, आपकी एकदम आपका उस पक्का दिन नहीं सुर, गया, उस दिन नहीं गया तो अभी गला किसी का नहीं है ना। जी। आप कितना भी रियाज करो, गला आपका सगा थोड़ा, उस दिन आपके सुर नहीं लगे, वो एक ही सही। चांस होता है। सही बात वो अगर आपने वो एक 1.5 मिनट में 1 मिनट में क्रैक कर लिया तो हो गया, हो गया। नहीं हुआ तो फिर नहीं। आप नहीं, फिर आप नेक्स्ट अगले साल अगले ऑडिशन में आएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, आपका सॉन्ग सिलेक्शन कैसा। लोगों को लगता है कि हम रियलिटी शो में जा रहे हैं तो हम सिर्फ ताने मारे क्लासिकल का, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आप जिसमें बेस्ट हो आप वो गाओ, आपके जो बेस्ट गाने हैं वो गाओ, मतलब ऐसे गाने जो आप नींद में उठ के भी गा सकते हो ना, तो आप वो गा दो। जैसे मैंने आज दिन चढ़ा था तो 3 गाने थे, मैं मेरे को कोई बोले अब तो बहुत सारे गाने हो गए, उस टाइम आइडल के टाइम पे कि आज दिन चढ़िया गाओ, तो मैं नींद में उठ के गा सकता था वो गाने किसी भी शो में। तो ये सारी चीजें कि आप उसको क्रैक कर सुनते रहो, हर रियलिटी शो में सुनो कि क्या गाने गाए जा रहे हैं। ऑडिशंस देखो, भाई मैं सच बताऊं, मैं गाने सुनने से ज्यादा मैं लाइव शोज और ऑडिशंस देखता हूँ। मेरी 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 मुझे मुझे खुद बहुत पसंद है। आई मीन आई यूज्ड टू लव वाचिंग एक्चुअल लाइव शोज। मैं बहुत देखता हूँ, मेरा यूट्यूब सर्च हिस्ट्री देखूंगा ना, सिर्फ और सिर्फ लाइव शोज। मेरे को किसी भी आर्टिस्ट का बोलो, मेरे को एक सेट लिस्ट याद है कि उन्होंने क्या गाया, किस टाइम पे क्या गाया, और ये एक्चुअल में बहुत हेल्प करता है। जी जी। ये परफॉर्मर ऐसे ही नहीं बन सकते। 100%। मैं बता रहा हूँ, मेरे को भगवान की, हनुमान जी की कृपा से लोग बोलते हैं मैं वेरी गुड परफॉर्मर। मैंने सब सीखा है सिर्फ वीडियोस देख के, कैसे बात करनी है। मैं ना सोनू निगम जी को देखता था, फिर उनको मैं उसके सामने खड़ा होके उनकी तरफ बोलने की कोशिश करता था मैं, क्योंकि आप अचानक से जाके नहीं बोल सकते ना, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, 100%। खड़े आप नहीं बोल सकते भाई, हवा टाइट हो जाती है स्टेज जाने के बाद। अगर आपको उस चीज का प्रैक्टिस होगा, आपको पता होगा कैसे बोलना है। तो एक चीज रियलिटी शो में और काम, जो रियलिटी शो में जो बहुत अच्छा काम करती है वो है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अच्छा गा रहे हो। अब ऑडिशन टाइम में क्या हुआ कि जैसे लाइट्स ऑफ हो जाती है, सारी फोकस लाइट्स आप पे होती है, 3 2 1 म्यूजिक, तो उस टाइम आपका नर्व, दिल ऐसे कांपता है। तो I tell you, and हाँ वो मतलब I mean that has happened with me too. In the initial मतलब I never went to reality shows, लेकिन मैं I used to perform, I used to do shows. मैं कुछ singers के लिए I used to open the shows. तो पहले initially because भाई I started मतलब very young. So एक वो होता है, जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते थे ना शो की, भाई वो दिल की धड़कन आपको शायद कानों तक सुनाई देती थी। पहले तो मेरे 2-3 शोज तक मेरे ये होता रहा, हालांकि चौथे पांचवे में थोड़ा कम लगा, छठे में थोड़ा कम लगा। हाउ वाज दैट फॉर यू कि मतलब मैं तो इतना बड़ा स्टेज पूरी दुनिया देखने वाली है। मतलब इवन आइडल में भी सामने विशाल दल्लानी सर, हिमेश सर, नेहा कक्कड़, ये तीनों बैठे हैं और एकदम कंप्लीट साइलेंस। मेरे को आवाज आती सीसीआर रूम से कि आकाश गुड लक बडी, एंड 3 2 1 साउंड प्लीज। अब भाई जो साइलेंस, तो वो अगर आप, मेरे को लगता है अगर आपने 30 सेकंड कंट्रोल कर लिया ना, तो मेरे को लगता है अगर पहले 30 सेकंड बहुत जरूरी होता है, किसी भी आप कहीं भी जा रहे हो ऑडिशन देने या कहीं भी जा रहे हो, किसी अगर आपने पहले 30 सेकंड को काबू कर लिया ना, आपको पकड़ लिया, तो फिर नहीं जा सकता। एक बार आपके सुर लग गए, जैसे मैंने आज दिन चढ़ा गया, उसका स्टार्टिंग लाइन की चढ़िया मैनू ते मेरी रूह विच यार समाया। क्या बात।
जैसे ये आया ना, We wish हमें और सुनने को मिलता रहे इस पूरे शो में। तो जैसे ही ये गया ना, वहां से विशाल सर का आया वाह, हाँ, मैंने कहा अब लग गया, अब हो गया, अब कर लेंगे। अब नहीं हो सकता, मैंने कहा अब नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो वो टाइम स्पेन होता है 30 सेकंड का। सही बात है। इवन सारेगा वो जो मेरा पहला ऑडिशन था, जहाँ पे दिया था, ले लूं बलाए बलाए तेरी, दे दूं दुआएं दुआएं, ले जा तू अब की बारी, सांसें अब है हारी हारी। तो ये जब हारी, यहाँ तक मेरे को लग गया था कि ठीक है, अभी ये हो गया, अब ये फिर आ जाएगा। हालांकि अभी इतना कोल्ड है यहाँ पे। 100% गोरखपुर में बहुत ठंड है। और आपकी अभी थोड़ी देर पहले ही हम साथ बैठे थे, तो हम एक दूसरे को बता रहे थे हमारे आप दोनों के गले कितने खराब है। सो ये तो वो अगर आपने पहले 30 सेकंड निकाल दिया था, फिर आप निकाल ले जाओगे 100%। सो भाई, आई मीन, अब आई वुड गेट बैक अ लिटिल, थोड़ा सा कहानी में पीछे जाएंगे, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हाउ मच रोल डज क्लासिकल म्यूजिक प्ले इन द बॉलीवुड सेगमेंट। एंड क्योंकि जितना मैंने जाना, मुझे ये चीज फील हुई दैट यू नीड टू नो क्लासिकल। अगर आप कोई भी जॉनर में जा रहे हो, अगर आप क्लासिकल, आई बिलीव एनहांस योर म्यूजिक, एंड दैट हैज एनहांस फॉर मी। आई मीन, आई डोंट नो फॉर अदर पीपल, लेकिन मेरे लिए क्लासिकल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, whether it was Bollywood segment or any other. I felt that मेरे बॉलीवुड गाने भी जब मैं गाता था शोज पे, तो वो बेहतर हो गए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्ञान था क्लासिकल का। अगर वो भी ना होता तो शायद वो मैं एक नॉर्मली बस गा देता। तो हाउ मच डज अ क्लासिकल म्यूजिक नॉलेज? क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आप बस आप घर बना रहे हो, तो आप नींव तो रखोगे ना। बिल्कुल, और वो नींव जब तक मजबूत नहीं होगी, तो आप क्या सुर लगाओगे, आप क्या लाइन गाओगे। तो क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है। आप हार्डकोर मत सीखो, आप बेसिक नॉलेज ले लो कि सुर क्या है, कोमल सुर क्या है, शुद्ध सुर क्या है, तीव्र सुर क्या है, सुर कैसे लगाने, सा का रियाज कैसे करना है, इतना सीख लो। अगर आपको राग वाग नहीं सीखना है, कोई बात नहीं, बेसिक कुछ राग सीख लो, ताकि आपको राग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो। कुछ आप बताना चाहेंगे टिप्स हमारे व्यूअर्स को अबाउट कौन से राग ज्यादा मैटर करते हैं? या कोई हर राग अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब मैंने कहीं पे सुना था कि पंडित राजन सज्जन मिश्रा जी ने 11 साल तक राग यमन गाया। आई एम नॉट श्योर टाइम स्पेन, लेकिन उन्होंने बहुत साल तक सिर्फ राग यमन ही गाया। तो कोई भी राग ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा, हर राग अपने आप में बहुत बड़ा है। या कोई रियाज की टिप आप देना चाहेंगे? कुछ नहीं, मतलब आप देखिए, बहुत बेसिक होता है कि आप सुरों का सा का रियाज करिए, आप जितना देर आप वो आप मुझे अपनी बात भी इसमें बताइएगा कि मुझे, आई मीन, इनिशियली ये मेरी बचपना ही था, लेकिन आपका क्या हाल रहता था उसमें कि मतलब बड़ी क्लासिकल म्यूजिक सॉरी, क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी, मतलब एक तो बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसके बाद इट इज वेरी at times, I mean, sorry, I shouldn't say that it has played a very big role for me. It's really boring at times. आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो चलो गाने चल रहे हैं, बीट चल रही है, बट देन अल्टीमेटली व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं तानपुरा लगाता था और वो साथ चल रहा है, तो एट द टाइम फिर मुझे बैठने में उसकी, मतलब मैं आधे घंटे बैठूं, रियाज करूं, मैं गाने नहीं गाऊंगा, मैं रियाज करूं, तो वो डिफरेंशिएट करने में मुझे थोड़ा समय लगा था। तो ये आपके लिए कितना? नहीं, मेरे को क्लियर था कि अगर मेरे को करना है तो मेरे को बैठना पड़ेगा जी, आपको आदत डालनी पड़ेगी। अभी अब जैसे आपने people like to sing भाई, उनको रियाज वाला फैक्टर, वही बात हो गई कि आपने ड्राइविंग सीखनी, अब सीधा कार बढ़ा। सही बात है, ट्रू। जब तक आपने लाइसेंस लिया नहीं, आपने ड्राइविंग सीखी नहीं, आप सीधा रोड पे निकलोगे तो जाके बढ़ जाओगे। वही वाली बात है, ड्रिफ्ट कैसे करते हैं, कितना दूर चल पाओगे जी, 10 किलोमीटर गिर जाओगे। तो क्लासिकल एक और अपने मतलब बोरिंग, मतलब जैसा हो ना, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, वैसे ये पिया बिना सके रे पिया बिना। अभी ये
एक है ए रिया ले पिया बिना, एक दे दिया। अब ये ख्याल मतलब क्या कि आप सोचो, अब एक लाइन को, हालांकि जब आप कुछ राग सुनते हो तो वो राग एक एक घंटे डेढ़ घंटे लंबे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो इतना इतना उसमें राग में ना आपको इतनी सारी रास्ते हैं ना। ए रिया ले पिया बिना, सखे रिया ले पिया बिना, ए रिया ले पिया बिना, सखी ए रिया ले पिया बिना। तो अगर आपको सोचना आ गया ना, तो आप ये आपको कभी आपको बोरिंग लगेगा नहीं। आप सोचो कि इसमें आप एक लाइन को सच में। कितनी बार गा सकते हो। जी, जी। और दूसरी बात रही बात, आप जैसे आधे घंटे में, ये फ्लर्ट मुझे भी होता था, हाँ, बट मैं अपने आप को बोलता था कि मेरे को ना 1 घंटे बैठना है तो बैठना है, कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे होता कि अब कि उठ जाऊंगा, मैं उठ सोचता था कि जाओ, पैर वो तो हो गया। गया, मन हो गया, मैं 10 मिनट के लिए बाहर जाता था, वापस आके फिर बैठता था। तो ऐसे करते टाइम स्पेंड में 2 घंटे 3 घंटा, अब मैं 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ, पता भी नहीं चलता पता कि भी नहीं चलता। पहले तो पहले तो ये लगता कि यार 1 घंटे साल अगर अब क्या गाऊं, आधे घंटे गा तो लिया, अब क्या गाऊं। ओके, बट वो धीरे धीरे समझ में आया। मैंने कहीं सुना था, अगेन जो मैंने बोला, मैं ट्राई एंड टेस्टेड में बहुत हूँ, तो मैंने कहीं पे सुना कि जगजीत सिंह जी 3 घंटे सिर्फ सा का रियाज करते थे। मैं और ये बात मैंने सुनी, मैं जब रात अपने घर जा रहा था, मैंने सोचा यार अगर इतना बड़ा कलाकार अगर 3 घंटे सा का रियाज करा तो कुछ तो बात होगी। सच बात। मैं 6 घंटे करना शुरू कर दिया, बाप रे, बाप। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, कुछ तो होगा। सही बात है। और मेरे को नहीं पता था कि वो सही है कि गलत है, बट वो अपना जबरदस्ती बैठता था कि नहीं मेरे को करना है तो करना है। देखो अगर किसी को करना होगा तो वो कर लेगा। हालांकि बोरिंग ऐसे, ये बैठना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। वो एक्चुअली एक मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि दैट इज द एक्चुअल, जो लोग बोलते हैं टेस्ट, कि मतलब एंड आई स्वेयर भाई, आई हैव गिव, मतलब बिकॉज आई गिव दैट टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगता था, तो आई पुश्ड माई सेल्फ, एंड फिर वो धीरे धीरे करके जब ग्रो हुआ, तब व्हेन इट रीच्ड कि हाँ 3 घंटे कर लिया, तो इट यूज्ड टू फील लाइक एन, वो एक अचीवमेंट सी फील। एंड उसके बाद आई मीन बिकॉज आई लव्ड सिंगिंग, मुझे गाने में बड़ा मजा आता था, तो मैंने रियाज कर लिया। उसके बाद अगर मैं कोई भी गाना उठाता था तो दैट यूज्ड टू बिकम सो इजी फॉर मी, वो इतना ज्यादा आसान बन जाता था वो गाना कि मैं बता नहीं सकता कि नहीं, यही होता है कि अब जैसे सपोज कोई एथलीट है जी, उसने वार्म अप अपना उसमें, जैसे सपोज कोई नया एथलीट है जी, वो पहला चक्कर, सपोज 400 मीटर का ट्रैक है, वो एक बार में 400 पूरा नहीं कर पाएगा ना, उसको 4 लैप्स पूरे करने हैं, उसको पहला दिन है, वो पहले 100 मीटर भागेगा, फिर रुकेगा, वो 400 मीटर उसको एक बार 400 मीटर का 4 लैप लगाने के लिए उसको उसको अपना स्टेमिना, उसको, और सबसे सबसे ताकत होता है, हाँ मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। वो गला गर्म करने वाली बात एग्जैक्टली। तो अब अगर आप मेंटली स्ट्रांग होकर आप बैठने, तो वो हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी है, बट लोगों को लगता है आजकल का टाइम स्पैन भी कम हो गया ना लोगों का। सही बात है। जल्दी से चाहिए, जल्दी से चाहिए। जल्दी से चाहिए। So guys, this was the volume 8 of the बेमतलब शो, एंड मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आकाश भाई के साथ बात करने में, एंड आई एम श्योर दैट आगे जो इन्होंने हमें बातें बताई हैं इसमें वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड और भी ज्यादा डाइवर्स टॉपिक्स पर है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, ये एपिसोड कंटिन्यू होगा, ये पूरा नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर एपिसोड जो हमने आकाश भाई के साथ शूट किया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑफ द बेमतलब शो विद आकाश।